to study supplementary reader chapter number 9 भोली। भोली का मतलब होता है an innocent person। From her very childhood भोली was neglected at home। यहाँ पर भोली जो है वो एक लड़की का नाम एड्रेस किया है, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही भोली थी। उसका असली नाम था सुलेखा। अब बचपन से ये बहुत भोली थी, इसलिए बच्चे जो हैं स्कूल में भी इसे निग्लेक्ट करते थे। राइट नाउ व्हाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? उसकी टीचर ने उसमें क्यों इतना स्पेशल इंटरेस्ट लिया, हम वो देखेंगे इस चैप्टर में। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? तो क्या भोली अपनी टीचर के एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी, हम वो ये चैप्टर में देखेंगे। हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। अब बचपन से ही सब इसे भोली बुलाते थे, उसका ओरिजिनल नेम जो था वो सुलेखा था। और यहाँ पर भोली का मीनिंग दिया है सिंपलटन। सिंपलटन मतलब फुलिश पर्सन इजीली ट्रिक्ड बाय अदर्स। एक ऐसा इंसान जिसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है, उसे सिंपलटन या भोली कह सकते हैं। नाउ शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। अब यहाँ पर ये जो सुलेखा है वो फोर्थ डॉटर थी, उनकी चौथी बेटी थी रामलाल की। रामलाल कौन थे? नंबरदार थे। नंबरदार कौन होता है? तो ये एक ऐसा ऑफिशियल है जो गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करता है। तो एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू इज नोन एज नंबरदार। When she was 10 month old, जब वो 10 साल की थी सुलेखा, she had fallen off the cot, वो गिर गई। कहां से? कॉट मतलब अपने बेड से। On her head, उसके सिर पे चोट लगी। And perhaps it has damaged some part of her brain, और इस वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट थोड़ा सा डैमेज हो गया, ऐसा लोग मानते हैं। Now that was why she remained a backward child, इसी वजह से उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता और वो एक बैकवर्ड चाइल्ड है। एंड केम टू बी नोन एज, और इसीलिए इसे लोग क्या बुलाने लगे? भोली भोली बुलाने लगे, द सिंपलटन। एट बर्थ, जब वो पैदा हुई थी, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी। वो बच्चा जो था, भोली जो थी, वो बहुत ही ज्यादा फेयर गोरी थी, और प्रीटी मतलब कि बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी। बट वेन शी वॉज 2 year old, जब वो 2 साल की हो गई, तो शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसे क्या हो गया? स्मॉल पॉक्स हो गया। ओनली द आईज वर सेव्ड, उसकी आंखें बच गई। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, लेकिन उसका पूरा बॉडी डिसफिगर हो गया। कैसे डिसफिगर हो गया? अच्छा नहीं था। बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, उसके शरीर पे बहुत ही गहरे काले रंग के पॉक मार्क्स हो गए। पॉक मार्क क्या होता है? तो पॉक मार्क मतलब स्कार्स हो गए, या फिर आप कह सकते हो कि कोई स्पॉट्स हो जाना। क्योंकि आपको पता है कि जब स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स होते हैं तो उनके मार्क रह जाते हैं। तो लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। तो इस तरह से आपने देखा कि उस स्मॉल पॉक्स में उसकी जो आंखें हैं वो बच गई थी, लेकिन पूरे बॉडी के ऊपर वो डीप ब्लैक काले कलर के स्कार स्पॉट मार्क रह गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, जब तक वो 5 साल की हुई तब तक वो बोल नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, जैसे ही उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड। स्टैमर का मतलब होता है फंबल, अटक अटक के बोलना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, सारे बच्चे उसकी इस बात से मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, मिमिक्ड मतलब कॉपीड। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, इसलिए वो बहुत ही कम बात करती थी, क्योंकि उसे पता है जब भी वो बात करेगी तो सारे बच्चे उसकी मजाक उड़ाएंगे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, उसके 7 बच्चे थे रामलाल के। उन 7 बच्चों में से 3 सन, 3 बेटे, और 4 डॉटर, 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, यंगेस्ट मतलब उनमें सबसे छोटी बेटी जो है वो भोली है, सबसे छोटी बच्ची। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर हाउस होल्ड, मतलब जिस घर में भोली पैदा हुई थी तो रामलाल कैसा था? बहुत ही प्रॉस्परस फार्मर था। प्रॉस्परस मतलब रिच फार्मर था। राइट एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, उनके घर में बहुत सारी चीजें थी खाने पीने को, कभी भी मतलब खाने पीने की कमी नहीं थी। प्लेंटी का मतलब होता है, प्लेंटी टू का मतलब होता है अ लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर फॉर देम टू ईट एंड ड्रिंक। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सारे बच्चे घर में बहुत ही स्वस्थ थे, स्ट्रॉन्ग थे। सिर्फ उनकी जो बेटी भोली है वो ही मतलब इतनी ज्यादा हेल्दी नहीं थी। और
उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स थे, स्कार्स थे, और अटक अटक के बोलती थी, स्टैमर करती थी। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, बेटों को रामलाल ने क्या किया, शहर भेज दिया ताकि वो वहां की स्कूल में पढ़ सके और बाद में वहां की कॉलेजों में पढ़ सके। ऑफ द डॉटर, बेटियों में, राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी बेटी राधा थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर, दूसरी बेटी का नाम था मंगलाज मैरिज, हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, उसकी शादी भी पक्की हो चुकी थी। एंड वेन दैट वॉज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, जैसे ही उसकी शादी पक्की हो गई थी, जब वो हो जाएगी तो उसके बाद रामलाल जो है वो अपनी तीसरी बेटी के बारे में सोचेगा कि अब उसकी भी शादी कर देते हैं। तीसरी बेटी का नाम था चंपा। दे वर गुड लुकिंग, दिखने में वो बहुत ही खूबसूरत थी उसकी बेटियां, हेल्दी गर्ल्स थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर टू फाइंड द ब्राइड ग्रूम फॉर देम, मतलब उनके लिए दूल्हा ढूंढना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को किसकी चिंता थी, अपनी चौथी बेटी भोली की चिंता थी। शी हैड नाइदर गुड लुक्स, ना ही वो दिखने में अच्छी लगती थी, नॉर इंटेलिजेंस, बहुत ज्यादा बुद्धिमानी, इंटेलिजेंट भी नहीं थी। तो उसे लगता था इसके साथ कौन शादी करेगा, और इस बात की चिंता रामलाल को सताती थी। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये भोली, उसके फेस पे पॉक मार्क्स हैं, रामलाल उसकी वाइफ, राइट, और ये थर्ड बेटी चंपा। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, भोली सिर्फ कितने साल की थी, वो 7 साल की थी जब उसकी बहन मंगला की शादी हो गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन हर विलेज, उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, अब तहसीलदार साहिब आए थे उस स्कूल का ओपनिंग करने के लिए। अब तहसीलदार साहब कौन होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो स्कूल का ओपनिंग सेरेमनी करने आए थे। ही सेड टू रामलाल, ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्होंने आके रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, क्योंकि तुम इस गांव के नंबरदार हो, रेवेन्यू ऑफिशियल हो, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रतिनिधि हो। प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव, इंग्लिश में हम इसे और भी कह सकते हैं स्पोक्स पर्सन, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बातें बोलनी होती है गांव वालों को, वो आप ही रिप्रेजेंट करते हो। तो इन द विलेज, एंड यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर, आपको एक नया एग्जाम्पल सेट करना होगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू करो, क्योंकि आप यहाँ के नंबरदार हो, गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हो। अगर आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजोगे तो बाकी गांव वाले भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना, स्पेशली गर्ल्स को भेजना शुरू करेंगे। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड। अब कंसल्टेड मतलब, यहाँ पर कंसल्टेड का मतलब है डिस्कस। रात को रामलाल ने जाकर अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि तहसीलदार साहब ने उसे क्या कहा है, राइट। और उसकी वाइफ तुरंत ही ये सुनकर चिल्ला उठी कि आर यू क्रेजी, आप पागल तो नहीं हो गए हो। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा। क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, गर्ल्स को इतना ज्यादा एजुकेशन दिया नहीं जाता था, कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। तो उन्हें चिंता थी कि लाइक अगर हमारी लड़कियां स्कूल जाएंगी तो फिर उनसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि उस जमाने में लड़कियां जो है वो एज अ हाउस वाइफ ज्यादा प्रिफर की जाती थी। उन्हें घर का पूरा काम आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई लेना देना नहीं हुआ करता था। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, रामलाल जो है उसके पास इतना करेज, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को डिसओबे करे, मतलब ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू, देखो मैं बताती हूँ क्या करना है। उसकी वाइफ ने कहा कि सेंड भोली टू स्कूल, आप अपने है ना भोली को, जो चौथी बेटी है, उसे आप स्कूल भेज दो। एज इट इज देर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, वैसे भी उसके शादी होने के चांस बहुत कम है। विथ हर अगली फेस, क्योंकि वो दिखती अच्छी नहीं है। एंड द लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसमें अक्ल भी नहीं है। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो क्यों ना उसके टीचर ही उस स्कूल में जाएगी ना, तो उसके टीचर ही उसकी चिंता करेंगे, ये उन पर ही छोड़ दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन क्या हुआ, रामलाल ने अपनी बेटी भोली से हाथ पकड़कर कहा, कम विथ मी, चलो मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बेचारी बहुत डर गई कि पिताजी मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे पता ही नहीं था कि स्कूल होता कैसा है। तो वो डर गई, पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं।
जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, गांव में एक स्कूल खुल गया है, सारे बच्चे जाने लगे हैं, और यहाँ पर हमारे नंबरदार रामलाल वो भी अपनी बेटी भोली को स्कूल लेकर आए हैं। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे सिर्फ इतना पता था भोली को कि कुछ दिन पहले हमारे घर में से जो बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, उसको ये लोग घर से बाहर लेके गए थे और बाहर उन्होंने उसे बेच दिया था। तो यहाँ पर भोली क्या है, बहुत ज्यादा डर रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये लोग मुझे घर से बाहर ले जाकर शायद मुझे भी बेच ना दे, तो वो घर नहीं छोड़ना चाहती थी। बोली कहती है, नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर। अब वो हकलाते हुए बोलती है, मना करती है, और वो बेचारी बहुत ज्यादा डर गई है। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम द फादर्स ग्रिप, उसने अपना हाथ अपने पिताजी की ग्रिप से छुड़वा लिया, पकड़ से छुड़वा लिया। व्हाट्स द मैटर विथ यू, तुम्हें क्या हुआ है, यू फूल, तुम बेवकूफ हो, शाउटेड रामलाल, वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हें हुआ क्या है। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी वाइफ से कहा कि ये तो आ ही नहीं रही है, चलने को तैयार नहीं है। तो उसकी वाइफ ने कहा, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज उसे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। एंड एल्स, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस, अगर हम उसे अच्छे कपड़े नहीं पहनाएंगे तो स्कूल के टीचर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरी स्कूल की बच्चियां क्या सोचेंगी कि हमने भोली को बिना तैयार किए ही भेज दिया है, तो हमारी इज्जत चली जाएगी। इससे बेटर होगा कि आप भोली को थोड़ा तैयार करके नए अच्छे कपड़े पहना कर ले जाओ। वेन यू सी हर जब आप उसे स्कूल ले जाएं। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, कभी भी भोली के लिए नए कपड़े बनवाए नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, अपनी बहनों के पुराने कपड़े पहनकर वो अपना गुजारा करती थी। नो वन केयर टू, कोई भी उसकी केयर नहीं करता था, उन कपड़ों को मेंड यानी कि रिपेयर नहीं करता था, वॉश भी नहीं करे जाते थे इसके कपड़े। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज लक उसके साथ है, उसे एक साफ सुथरे ड्रेस दिया गया है पहनने के लिए। नाउ विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग, अब ये जो ड्रेस उसे साफ सुथरा दिया है पहनने के लिए, वो भी क्या हो चुका है, श्रंक हो चुका है। श्रंक मतलब रिड्यूस इन साइज, उस ड्रेस का भी साइज कम हो चुका है, क्योंकि कई बार वो ड्रेस धुल चुकी है। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, अब वो चंपा को फिट नहीं आ रही, उसकी बहन को। तो इन शॉर्ट ये जो ड्रेस उसे मिली है वो भी चंपा की है, और वो श्रिंक हो चुकी है, अब वो उसे फिटिंग में नहीं आती, इसीलिए ये भोली को दी है। बट इतना है कि भोली आज लकी है क्योंकि उसे साफ सुथरे कपड़े पहनने को मिल गए। शी वॉज इवन बाथ्ड, उसे नहलाया गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और उसके सिर पे पहली बार ऑयल मतलब अप्लाई किया गया, तेल लगाया गया। और उसके जो बाल हैं वो कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा ड्राई हैं और मैटेड हैं। मैटेड मतलब एंटेंगल्ड, बाल जो हैं वो उलझे हुए हैं, एंटेंगल्ड हैं, उनके ऊपर ऑयल करके उसे कोम किया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, फिर उसे विश्वास आने लगा कि मुझे लगता है पिताजी ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जो हमारे घर से भी ज्यादा बेटर है, इसीलिए आज मुझे तैयार किया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classroom. जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम में जा चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने क्या किया, अपनी बेटी भोली को हेड मिस्ट्रेस के हवाले कर दिया। हेड मिस्ट्रेस मतलब स्कूल की प्रिंसिपल को। लेफ्ट अलोन, उसे अकेला छोड़कर। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आईज, क्योंकि उसे अकेला छोड़कर उसके पिताजी चले गए, तो ये जो गरीब लड़की है वो कैसे देख रही थी सबको, फियर लेडन आइज, बेचारी बहुत ही घबराई हुई थी, उस घबराई हुई फियर लेडन आइज से वो सबको देख रही थी। नाउ देयर वर सेवरल रूम्स, उसने देखा कि स्कूल में बहुत सारे कमरे हैं। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, अब बहुत सारे कमरे हैं स्कूल में, और उसने देखा कि हर कमरों में लड़कियां हैं, उसके जैसी लड़कियां हैं। स्क्वाटेड ऑन मैट मतलब, स्क्वाटेड मतलब आलथी पालथी मारकर, राइट, चौकड़ी मारकर बैठना, और उन्होंने अपने मैट यानी कि चटाई वगैरह पर वो बैठी हैं। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, क्या कर रही हैं, बुक्स में से पढ़ रही हैं। एंड राइटिंग ऑन स्लेट, और लिख रही हैं किसके ऊपर, स्लेट के ऊपर।
द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन। हेड मिस्ट्रेस जो थी, उन्होंने कहा भोली से कि तुम बैठ जाओ एक कॉर्नर में, किसी एक क्लासरूम में। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। उसे पता नहीं था कि स्कूल आखिर होता कैसा है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, उसे ये भी नहीं पता कि स्कूल में क्या किया जाता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन वो बहुत ही खुश होती है, ग्लैड मतलब खुश होना, और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है जब वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियां उसके उम्र की यहाँ पर मौजूद हैं। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसे ऐसा था कि काश इनमें से कोई एक आध गर्ल मेरी क्या बन जाएगी, एक अच्छी फ्रेंड बन जाएगी। तो होली को आज पहली बार ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर कोई मेरा फ्रेंड भी बन सकता है। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। अब जो लेडी टीचर है क्लास में खड़ी है, वो क्लास में जो गर्ल्स है उनको कुछ बोल रही थी, लेकिन भोली जो है वो कुछ समझ नहीं पा रही। भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड, राइट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। उसका ध्यान कहाँ था? दीवारों पे लगी हुई पिक्चर्स को देखने में वो बिजी थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। जो पिक्चर्स के कलर हैं, जो दीवार पे पिक्चरें लगी हुई हैं, उनके कलर्स उसे क्या कर रहे हैं? फैसिनेट कर रहे हैं। हैविंग योर अटेंशन फिक्स्ड। फैसिनेटेड मतलब हैविंग योर अटेंशन फिक्स्ड, आपका अटेंशन एक जगह पे फिक्स हो गया है। उसने क्या देखा दीवारों पे? द हॉर्स वॉज ब्राउन। उसने देखा कि घोड़े का कलर ब्राउन है। ये तो वैसा ही घोड़ा है, राइट, ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। और उसे पता है कि ऐसे घोड़े पे तहसीलदार आया था हमारे गांव की विजिट करने। द गोट वॉज ब्लैक। जो बकरी है उस पिक्चर में वो ब्लैक कलर की है। अरे ये तो ऐसी ही गोट है जैसे उनके नेबर के पास है। देन शी सॉ द पैरट। पैरट वॉज ग्रीन। उसने देखा कि पैरट ग्रीन कलर का है। ये तो वैसा ही पैरट है दैट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। जो आम का बागान है, राइट, ऑर्चर्ड है, फ्रूट्स का जो ऑर्चर्ड है मैंगो का, वहां पर पाए जाने वाले पैरट्स जो होते हैं, वैसा ही ये पैरट ग्रीन दिखाई दे रहा है वॉल पे पिक्चर्स में। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और जो गाय की तस्वीर है वो तो उनके घर की गाय लक्ष्मी जैसी लग रही है। एंड सडनली भोले नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड। उसने देखा कि टीचर उसके बिल्कुल पास में आकर खड़ी हो गई है, स्माइलिंग एट हर, और उसके ऊपर हंस रही है, स्माइल कर रही है। अब इस पैराग्राफ में हमने देखा कि लड़की जो भोली है वो वॉल की पिक्चर्स देख के वो बहुत ज्यादा फैसिनेट हो चुकी है। उसने जो घोड़ा देखा वो ब्राउन कलर का था, किसके जैसा है? जो तहसीलदार जिस घोड़े पर बैठकर आया था ये वैसा ही था। फिर जो बकरी है वो ब्लैक कलर की है, उनके नेबर के पास है, वैसी लग रही है। पैरट जो है वो ग्रीन है, और ये ऐसे ही पैरट है जो मैंगो ऑर्चर्ड में देखे हैं भोली ने। काव जो है वो उसे अपने घर के लक्ष्मी जैसी काव लग रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोली जो है वो इंटेलिजेंट है। वो ये सारी चीजों को कनेक्ट कर पा रही है। अगर कोई पर्सन इतना ही इनोसेंट या डम्ब होता तो वो इतना सब कुछ कनेक्ट नहीं कर पाता। तो ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि जो भोली है वो इतनी ज्यादा, राइट, इनोसेंट नहीं है। एटलीस्ट उससे एक्चुअली यहाँ पर फियर ने नीचे कर दिया है। फियर की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही है। अदरवाइज भोली जो है वो बहुत सारी, वो बहुत इंटेलिजेंट है। फियर की वजह से वो आगे नहीं आ पा रही। अब उसकी टीचर ने जब उसे देखा स्माइल करते हुए, तो उन्होंने पूछा टीचर ने, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर से वो स्टैमर करके बोलती है भ भ भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। मतलब वो अटक अटक के इतना ही बोल पाती है और अपना नाम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाती। नाउ देन शी बिगैन टू क्राई। फिर वो रोने लगती है। एंड द टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज। आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। इन अ हेल्पलेस फ्लड। ऐसे लगता है जैसे कि आंसुओं की बाढ़ आ गई हो, बहुत ज्यादा आंसू बहने लगे। तो शी केप्ट हर हेड डाउन। वो अपना सिर नीचे कर देती है। एज शी सैट इन अ कॉर्नर। वो रूम के कॉर्नर में बैठी थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स। उसका बिल्कुल हिम्मत नहीं था कि वो उन लड़कियों के सामने होकर देखे जो उसके क्लासरूम में बैठी हैं। हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। और उसे पता था कि ये सारी लड़कियां अब उसके ऊपर हंस रही होंगी, क्योंकि भोली क्या कर रही है? भोली स्टैमर कर रही है, अटक अटक कर, हकला कर बोल रही है। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजती है, तो all the girls scurried out of the classroom। तो सारी की सारी लड़कियां जो है वो क्लासरूम से बाहर निकल गई।
यहाँ पर स्क्यूरीड का मतलब है रैन आउट हरीडली, बहुत तेजी से भागकर बाहर जाना क्लासरूम के। बट भोली डेयर नॉट टू लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली ने बिल्कुल हिम्मत नहीं की उस कॉर्नर को छोड़ने की। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी भी उसका सिर झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, वो अभी भी रो रही थी, भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, इन ऑल हर लाइफ ही हैड बीन नेवर कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। अब टीचर ने उसे बुलाया भोली कहकर, राइट? तो टीचर का जो वॉइस है वो उसे कैसा लगा? भोली को वो बहुत ही सॉफ्ट लगा, सूथिंग लगा। सूथिंग मतलब जेंटल। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, पूरी लाइफ में इतना प्यार से भोली कहकर किसी ने उसे बुलाया नहीं था। इट टच्ड हर हार्ट, ये जो शब्द हैं उसके टीचर के, उसने उन शब्दों ने उसका दिल छू दिया। गेट अप सेड द टीचर, उन्होंने कहा कि आप उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। बोली ने जब सुना कि उसकी टीचर उसे कह रही है उठने को, गेट अप, तो उसकी आवाज बिल्कुल कमांडिंग टाइप की नहीं थी। उसकी टीचर जो है वो उसे कोई ऑर्डर नहीं दे रही थी, राइट? वो एक जस्ट फ्रेंडली सजेशन था कि आप वहां से उठ जाओ। इसलिए भोली गॉट अप, वो वहां से उठ जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब आप मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, अब उसकी पूरी बॉडी से स्वेट ब्रोक आउट मतलब के पसीना निकलने लगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी हकलाने वाली जीभ उसे फिर से शर्मिंदा करेगी, राइट? उसे ऐसा सोचना, मतलब ये भोली सोच रही है कि क्या मैं अपना नाम बोलने जाऊंगी तो फिर से मैं बोल पाऊंगी या नहीं, और ये टेंशन में उसके पूरे बॉडी से पसीना आने लगता है। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, क्योंकि वो चाहती थी कि एक बहुत ही काइंड वुमन है उसकी टीचर, तो वो चाहती थी कि इतनी काइंड वुमन है, मैं अपना नाम उसे बताना चाहती हूँ। हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने सोचा कि चलो एक बार एफर्ट कर लेती हूँ। शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, टीचर का वॉइस कैसा लग रहा था भोली को? उसको बहुत ही सूथिंग वॉइस लग रहा था, बहुत ही जेंटल आवाज लग रही थी टीचर की। तो शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसे लगा कि टीचर मुझ पे नहीं हंसेगी, अगर मैं स्टैमर करूंगी ना तो भी टीचर मुझ पे नहीं हंसेगी। फिर से उसने कोशिश की, भ भ भ भो। शी बिगेन टू स्टैमर, फिर से वो अखलाने लगी। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर, अब टीचर ने उसे हिम्मत दिलाई, एनकरेज किया, ताकि वो अपना पूरा नाम बोल सके। टीचर ने कहा कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब आप पूरा नाम बोलो। तो फिर से वो ट्राई करती है, भ भ भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, आखिरकार उसने अपना नाम बताया। एंड फेल्ट रिलीव्ड, उससे बहुत ही आराम, रिलीव्ड फील हुआ। एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट हासिल किया है, ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा गेन किया है। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, अब टीचर कहती है वेल डन। टीचर ने क्या किया? पैटेड, पैटेड मतलब टैप, थपथपाना, उसकी पीठ थपथपाई। बहुत ही अफेक्शनेटली मतलब विथ वार्मथ, और यू कैन से विद द फुल हार्ट, अपने पूरे दिल से उसकी पीठ थपथपाई, उसे वेल डन कहा, राइट? पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, उसने कहा टीचर ने कि अपने दिल से डर को निकालो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम दूसरे सबकी तरह बोल सकती हो। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, बोली जो है वो ऊपर देखती है, वो पूछना चाहती थी टीचर से, रियली, क्या सच में ऐसा हो सकता है? यस यस, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम रोज स्कूल आया करना। विल यू कम, तुम आओगी? तो भोली ने क्या किया? नॉडेड, सिर हिला के हाँ कह दिया। फिर टीचर कहने लगे नो, से इट अलाउड, नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम अपना सिर हिला के मत हाँ बोलो, तुम अलाउड मतलब मुंह से बोलकर मुझे बताओ। तो भोली ने फिर से कोशिश की, ये यस, एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, अब यस बोलने में वो कामयाब हो गई। इसलिए भोली को बहुत ज्यादा एस्टोनिश्ड फील हो रहा था। एस्टोनिश्ड मतलब वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई, और इस तरह से वो यस बोल पाती है। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, मैंने कहा था ना, राइट? अब तुम ये अपने साथ बुक लेकर जाओ। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, उस किताब में बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, कलरफुल पिक्चर्स थी। किसकी पिक्चर्स थी?
dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow, just like Lakshmi. तो इनने सारे जानवरों की कलरफुल तस्वीरें थी और गाय तो बिल्कुल उनके घर के लक्ष्मी जैसी थी, उनका पिक्चर था। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड, और वहां पर हर पिक्चर के साथ एक वर्ड लगा हुआ था जो कि बहुत ही बिग ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था। मतलब कि टीचर ने भोली को अल्फाबेट्स की बुक दी थी ताकि वो इन अल्फाबेट्स को पढ़े और पहचान सके। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम ये किताब पढ़ने लगोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन स्टिल अ बिगर वन, और उसके बाद फिर और एक बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, कुछ समय बीतने के बाद तुम एक लर्न पर्सन यानी कि पढ़ी लिखी हो जाओगी इस गांव में। देन नो वन विल बी एबल टू लाफ एट यू, तुम पर कोई नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, वो भी रिस्पेक्ट के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, तुम बोल पाओगे बिना हकलाए, स्लाइटेस्ट स्टैमर के बिना। अंडरस्टैंड, समझ में आया? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह जल्दी वापस आ जाना। Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing. बोली को कैसा फील होने लगा? बोली को ऐसा फील होने लगा जैसे मंदिर में, गांव के जो मंदिर हैं उनमें सारी बेल्स बजने लगती हैं, घंटियां बजती हैं। एंड द ट्रीज इन फ्रंट, और उसके सामने जो पेड़ हैं, राइट, ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम, उनके स्कूल के या घर के सामने वाले पेड़ जो हैं वो पूरी तरह से ब्लॉसम हो चुके हैं। ब्लॉसम मतलब के ग्रीव, अच्छे से उग गए हैं। और उनमें क्या आ गया है? बिग रेड फ्लावर, लाल लाल बड़े बड़े फूल लग गए हैं। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग, उसका दिल जो है वो तेजी से धड़कने लगता है। थ्रॉबिंग मतलब बीट स्ट्रांगली, हार्ट इज बीटिंग स्ट्रांगली। विद अ न्यू होप, उसको एक नई आशा मिल चुकी है और एक नई जिंदगी मिली है, ऐसा उसे फील होने लगा। तो इस पैराग्राफ में बताया है कि भोली को लग रहा है कि मंदिर की घंटियां बजने लगी हैं, ट्रीज जो हैं वो ग्रो हो चुके हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े रेड फूल आ गए हैं। ये कहीं ना कहीं उसे अपनी हैप्पीनेस फील हो रही है और वो दिल से बहुत ही खुश है, उसका हार्ट तेजी से धड़कने लगा है। उसके जिंदगी में एक नई होप और नई लाइफ दिखने को उसे मिल रही है। दस द ईयर पास, कुछ साल बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, अब ये जो गांव है वो एक छोटा सा टाउन यानी कि छोटा शहर जैसा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, ये जो छोटा प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल बन गया। नाउ देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, इनके छोटे से टाउन में अब एक सिनेमा हॉल भी आ चुका था। और वो सिनेमा हॉल कैसे चलता था? टिन का शेड था, राइट, पतरे का शेड, उसके अंदर वो सिनेमा चलती थी। एंड कॉटन गिनिंग मिल, और उनके गांव में आ चुकी थी कॉटन कॉटन गिनिंग मिल। कॉटन गिनिंग मिल में क्या होता है? ये लोग क्या करते हैं, रॉ कॉटन को सेपरेट करते हैं फ्रॉम इट्स सीड्स। गिनिंग मिल, द फंक्शन ऑफ गिनिंग मिल इज सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स, बीज में से कॉटन को अलग करना। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और जो मेल ट्रेन है, मेल मतलब जो चिट्ठियां लेकर आती है, उस चिट्ठियां लेकर आने वाली ट्रेन जो है वो रुकने लगी उनके रेलवे स्टेशन पर, पहले शायद नहीं रुका करती थी। तो अब ये क्या है, गांव से परिवर्तन होकर एक बड़ा सिटी बन गया, तो सिनेमा हॉल भी आ गया, प्राइमरी स्कूल की जगह हाई स्कूल हो गया, एक फैक्ट्री लग गई और ट्रेन भी यहाँ पर मेल ट्रेन रुकने लगती है। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक दिन रात को खाना खाने के बाद, राम रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मैं बिशंबर के प्रपोजल को हाँ कह दूं? तो वाइफ ने कहा, यस सर्टेनली। हिज वाइफ सेड, हाँ हाँ क्यों नहीं। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, भोली कितनी लकी है कि उसे इतना अच्छा काम करने वाला, इतना अच्छा पैसे वाला ब्राइडग्रूम मतलब दूल्हा मिल रहा है। अ बिग शॉप, एक बड़ी सी दुकान। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और सुना है उसके बैंक में कई हजार पड़े होते हैं। मोरोवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और ना ही वो शादी करने के लिए भोली से कोई दहेज मांग रहा है। तो ये सारे एडवांटेजेस देखकर रामलाल की वाइफ ने कहा कि हम ये रिश्ता पक्का कर देते हैं। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग,
रामलाल ने कहा लेकिन वो यंग नहीं है, मतलब इन्होंने जो दूल्हा ढूंढा है भोली के लिए वो यंग नहीं है, वो थोड़ा बूढ़ा है, थोड़ा एज में ज्यादा है, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग मेरी एज का है। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, लिम्प्स यानी कि वो थोड़ा लंगड़ा कर चलता है, यू कैन से लेम, लेम पर्सन। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और जो उसके बच्चे हैं पहली वाइफ से, राइट, वो भी बड़े हो चुके हैं, तो भोली होगी उसकी सेकेंड वाइफ। सो व्हाट्स द मैट, व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है? वाइफ ने रिप्लाई किया, 45 और 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। उसने कहा कि 45 या 50 की एज मेंस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कितना अच्छा है ना कि वो किसी और गांव से आया है, राइट, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और उस आदमी को बोली के पॉक मार्क्स के बारे में भी कुछ पता नहीं है। पॉकमार्क्स मतलब जो उसके फेस पे स्कार्स और स्पॉट हुए थे स्मॉल पॉक्स की वजह से, उसके बारे में भी उस इंसान को नहीं पता। एंड अ लैक ऑफ सेंस, और उसमें अक्ल भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ये बात भी उसे नहीं पता। तो इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम लोगों ने ये रिश्ता मंजूर नहीं किया, तो शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो फिर वो पूरी जिंदगी कैसी रह जाएगी? अनमैरिड, उसकी शादी ही नहीं हो पाएगी, कौन करेगा उससे शादी? यस, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि भोली क्या कहेगी कि हमने उसके लिए ऐसा वर चुना है। व्हाट विल दैट विटलेस वन से? तो पत्नी ने कहा, मतलब भोली की माँ ने कहा कि वो हमें क्या कहेगी? विटलेस मतलब विदाउट ब्रेन, विटलेस मतलब विदाउट ब्रेन, तो ये बिना ब्रेन वाली लड़की हमसे क्या कहेगी? शी इज लाइक अ डम्ब काव, मतलब वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, तुम कहती तो सही हो, मटर्ड रामलाल। मटर्ड मतलब विस्पर्ड, धीरे से बोलना। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कॉर्टयार्ड, इनके घर का जो आंगन है, कॉर्टयार्ड है, उसके दूसरे कोने में भोली थी। भोली ले अवेक, वो जाग के बैठी हुई थी। ऑन हर कॉट, कॉट मतलब बेड, मतलब कॉर्टयार्ड जो आंगन है उसके दूसरे कोने में भोली जो है वो अभी भी जग रही थी, सोई नहीं थी अपने बेड पर। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स, उसने अपनी पेरेंट्स की बातों को सुन लिया। विस्पर्ड कन्वर्सेशन, जो वो लोग खुसफुसा के धीरे धीरे बोल रहे थे। तो इन शॉर्ट भोली को पता चल गया कि उसकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ फिक्स की जा रही है जो उसकी उम्र से बड़ा है, थोड़ा लंगड़ा कर चलता है, उसकी पहली बीवी भी थी, अब भोली सेकेंड वाइफ होगी, और उसके बच्चे हैं जो काफी ग्रोन अप हैं। बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, जिसके साथ शादी तय हुई थी बिशंबरनाथ, वो क्या था? तो भोली की शादी जिससे तय हुई, बिशंबरनाथ, वो बहुत अच्छा ग्रोसर था, ग्रोसरी बेचने का काम करता था। ही केम विद अ बिग पार्टी, अब वो एक बड़ी पार्टी मतलब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे गेस्ट के साथ अपनी बारात लेके आता है, उसके फ्रेंड्स के साथ, उसके रिलेशन वालों के साथ, वो अपना वेडिंग का प्रोसेशन लेकर भोली के घर पहुंचता है शादी के दिन। तो ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग, वो शादी करने पहुंच गया। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर टून, ब्रास के इंस्ट्रूमेंट लेकर बैंड बजाई जा रही है, म्यूजिक बजाया जा रहा है, और उन्होंने एक पॉपुलर ट्यून बजाया है, एक इंडियन फिल्म का वो गाना बजा रहे हैं, और वो प्रोसेशन आगे बढ़ता चला जा रहा है। आपने बारात में देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है, कई लोग डांस कर रहे होते हैं, तो इंडियन फिल्मों के गाने बजाए जाते हैं। तो इस तरह के प्रोसेशन को लेकर वो भोली के घर पे अपनी बारात लेकर आता है बिशंबर नाथ, विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। और उस टाइम पे जो ब्राइड ग्रूम है, दूल्हा है, वो क्या कर रहा है? वो एक सजे हुए घोड़े को राइड करके बारात लेके आ रहा है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, रामलाल तो देख के बड़ा खुश हो गया। टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, उसने देखा कि इतना अच्छा बारात लेकर आया है, स्प्लेंडर मतलब लग्जरी, इतनी शानो शौकत, इतनी लग्जूरियस बारात उसने कभी देखी नहीं थी, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि मेरी चौथी बेटी के लिए इतनी अच्छी शादी का रिश्ता आया है। ही हैड नेवर ड्रेम्ट दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, उसने सोचा नहीं था कि मेरी चौथी बेटी की शादी इतनी बड़े पैमाने पे ग्रैंड वेडिंग होगी।
भोली elder sister who had come for the occasion were envious of her love. जो भोली की बड़ी बहनें हैं वो लोग शादी अटेंड करने के लिए गांव आई थी और वो क्या फील कर रही थी, एनवियस ऑफ हर लव। वो सब जेलस फील कर रही थी कि भोली का लव देखो, कितनी अच्छी शादी हो रही है उसकी और उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, इस बात से वो जेलस थी, भोली की एल्डर सिस्टर्स। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब जब मुहूर्त का समय आ गया, ऑस्पिशियस मूवमेंट का समय आ गया, तब प्रीस्ट यानी कि पंडित जी जो हैं उन्होंने कहा कि चलो अब दुल्हन को लेके आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। भोली क्या पहना था उसने, लाल कलर का जोड़ा पहना था, सिल्क के कपड़े थे, ब्राइडल मतलब दुल्हन वाली ड्रेस, तो लाल कलर की दुल्हन वाली ड्रेस पहनकर वो आती है। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, उसको दूल्हे के पास लेके आया गया, नियर द सेक्रेड फायर, जहां पर अग्नि जल रही थी, क्योंकि हिंदूज में शादी के टाइम पर अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, तो वो वहां पर पहुंचती है भोली। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ। अब बिशंबरनाथ दूल्हा है और उनमें से किसी एक फ्रेंड ने कहा कि दुल्हन को वरमाला पहनाओ, गार्लैंड मतलब माला पहनाओ। तो द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। अब जो ब्राइड ग्रूम दूल्हा है उसने माला उठाई पीले कलर के मैरीगोल्ड फ्लावर्स की, राइट, और दुल्हन को पहनाने के लिए हाथ बढ़ाने लगा। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक औरत ने क्या किया, जो भोली का घूंघट है उसे उतारा, हटाया, ताकि वो उसको माला पहना सके। वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वियल, वियल मतलब ये कवर होता है, राइट, आप इसे घूंघट भी कह सकते हो। तो ब्राइड के फेस से वो घूंघट हटाया एक औरत ने। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, बिशंबर ने उसको जल्दी से देख लिया, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता है कि लड़का लड़की सामने सामने एक दूसरे को फेस टू फेस देखकर शादी तय नहीं करते थे, उनके बड़े या बुजुर्ग उनकी शादी फिक्स कर दिया करते थे। तो यहाँ पर बिशंबर को उसका चेहरा देखने का मौका मिला। नाउ द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड। बिशंबर के हाथ में जो गार्लैंड है, गार्लैंड मतलब जो माला है, वो बिल्कुल पॉइज्ड रह गई। पॉइज्ड मतलब उसके हाथ धरे के धरे रह गए, काम, या फिर आप कह सकते हो स्टिल, एक जगह रुक गए। माला पहना ही नहीं रहा था, वो खड़ा हो गया, क्योंकि उसने उसके चेहरे के क्या देख लिए, पॉक मार्क देख लिए। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। अब जो दुल्हन है उसने धीरे से क्या किया, पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, उसके चेहरे से घूंघट उतारा। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर। अब बिशंबर जो है उसने कहा कि तुमने देखा, अपने एक फ्रेंड को जो उसके बिल्कुल पास में खड़ा था उससे पूछने लगा, क्योंकि बिशंबर ने घूंघट हटते टाइम पे उसका चेहरा देख लिया, और वो अपने फ्रेंड से कहने लगा कि तुमने इसे देखा। शी हैड पॉक मार्क ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे क्या है, पॉक मार्क्स हैं, मतलब के डीप ब्लैक स्पॉट्स। तो दोस्त ने कहा सो व्हाट, तो क्या हो गया, यू आर नॉट यंग ईदर, तुम भी तो जवान नहीं हो, इस उम्र में शादी करने निकले हो। मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। तो विशंबर ने यहाँ पे कहा कि अगर इससे मुझसे, अगर इस लड़की की शादी मुझसे करवानी है तो इसके फादर को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। तो अब फिर से वो डॉरी मांगने लगता है, दहेज मांगता है, क्योंकि उसने देखा कि लड़की का चेहरा पॉकमार्क से भरा हुआ है, तो ऐसी लड़की से मैं क्यों शादी करूं। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। रामलाल ने क्या किया, अपनी पगड़ी जो सिर पे पहनते हैं ना, वो पगड़ी को, अपनी इज्जत को, अपने ऑनर को रामलाल के पैरों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, आप मेरी इंसल्ट ना करें। ह्यूमिलेट करना मतलब इंसल्ट करना। टेक 2,000 रुपीज, चलो ठीक है आप 2,000 रुपए ले लीजिए। बिशंबर कहने लगा नो, 5,000, मैं 5,000 लूंगा। और वी गो बैक, या तो हम वापस जा रहे हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी अपने पास रखो। लेट, फिर रामलाल जो है वो कहने लगा बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज। कंसिडरेट मतलब कोऑपरेटिव, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए हमें, राइट। इफ यू गो बैक, अगर आप शादी की बारात लेकर वापस चले गए तो आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपने गांव में किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगा।
पुराने जमाने की आपने फिल्में देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के सीन्स क्रिएट होते थे और लड़की से दहेज मांगा जाता था। और अगर लड़की के पिताजी अगर न दे पाए तो बारात वापस चली जाती थी, और उसके बाद फिर उस लड़की के घर वालों की बहुत इंसल्ट होती थी। उसके बाद उसकी बार दूसरी बार शादी होना बहुत मुश्किल हो जाता था। देन आउट विथ 5,000। तो बिशंबर ने कहा तो ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं वापस न जाऊं तो आप मुझे कितने दोगे? 5,000 रुपीज। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, आंसू बहने लगे उसके चेहरे से, रामलाल के। फिर रामलाल क्या है, घर के अंदर जाता है। ओपन द सेफ, उसने अपना तिजोरी खोला। काउंटेड आउट द नोट्स, नोट गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम फीट, और उन्होंने वो पैसों का बंडल दूल्हे के पैरों पे रख दिया। और रिक्वेस्ट करने लगा कि उसकी बेटी से वो शादी कर ले, ऐसे वापस न चला जाए। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। बिशंबर का जो फेस था वो बहुत ही ग्रीडी था, वो लालची फेस से देख रहा था। और उसके चेहरे पर आप देखेंगे तो ट्रायम्फेंट स्माइल मतलब कि एक विक्ट्री, जीत हासिल हो गई, ऐसी स्माइल उसके चेहरे पे दिखी। नाउ ही हैड गैम्बल्ड। गैम्बल्ड करना मतलब उसने बेट किया कि अगर आप मुझे नहीं दोगे तो मैं चला जाऊंगा। एक गेम खेला और वो उसमें सक्सेस हो गया, जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस। उसने कहा कि मुझे लाओ वरमाला, अब मैं आगे शादी करने को तैयार हूं। अगेन वंस अगेन द वायल वॉज क्लिप्ड बैक। वायल मतलब के घूंघट, कवर, उसे हटाया गया। फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से वो घूंघट हटाया गया। बट दिस टाइम हिज हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट। इस बार दुल्हन की जो आंखें हैं वो डाउनकास्ट नहीं थी। डाउनकास्ट मतलब नीचे नहीं देख रही थी, लुकिंग डाउनवर्ड। दे वर नॉट डाउनकास्ट मतलब दे वर नॉट लुकिंग डाउनवर्ड, वो बिल्कुल शर्मा नहीं रही थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो सामने देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, सीधा वो किससे देख रही थी? अपने होने वाले दूल्हे को देख रही थी। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर हस्बैंड, या आप कह सकते हो वुड बी हस्बैंड। एंड इन हर आईज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट। उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। सिर्फ उसके आंखों में क्या था? कोल्ड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब डिसरिस्पेक्ट। अब भोली की आंखों में, नजरों में अपने पति, होने वाले पति बिशंबर के प्रति डिसरिस्पेक्ट आ गई, क्योंकि उसने शादी करने के लिए पैसों का डिमांड किया था। बिशंबर रेज द गार्लैंड, उसने अपनी माला उठाई। टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, वो भोली को माला पहनाने के लिए उसने अपनी उठाई थी। और इतने में क्या हुआ? बट बिफोर ही कुड डू सो, ऐसा करे इससे पहले, होलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। भोली ने क्या किया? उसके हाथों को पकड़ लिया, रोक लिया। लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, स्ट्रीक मतलब स्लैश, बिजली के जैसे कड़कती है ना एकदम, तो उसी तरह से भोली ने कड़कती बिजली के समान तुरंत ही बिशंबर के हाथों को रोक लिया और उसके हाथों से गार्लैंड जो माला है वो ले ली। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर, और उसने उस माला को किस तरफ फेंक दिया? आग में, जो फेरे लेने के लिए जलाई गई थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि बिशंबर जब माला पहनाने लगा तो बिशंबर के हाथों को भोली ने पकड़ लिया और माला छीनकर आग में डाल दी। शी गॉट अप, वो खड़ी हो गई। एंड थ्रू अवे द व्हील, उसने जो घूंघट पहना था उसे भी उसने उतार फेंका। कहने लगी, पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। तो अब जो भोली है वो एकदम साफ साफ ऊंची स्वर में बोलने लगी, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेटिव, नेबर वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक इवन विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। जैसे उसने अपने भोली को सबने देखा कि वो पिताजी वर्ड बोली, इतना लाउड बोली, इतना क्लियर बोली, बिना स्टैमरिंग के, तो उसके सबके सब पापा, मम्मी, उसकी बहनें, भाई, उनके सारे रिलेशन वाले, नेबर्स जो शादी अटेंड करने आए थे, वो सबके सब स्टार्टल्ड मतलब के शॉक्ड हो गए। टू हियर हर, उसको सुनकर, क्योंकि वो अब बिल्कुल भी स्टैमर या हकलाती नहीं थी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो इतना लालची है। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। थंडरस्ट्रक मतलब कि वो बिल्कुल, रामलाल जो है वो
शॉक्ड हो गया था। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो गेस्ट हैं वो फुसफुसाने लगते हैं। सो शेमलेस, कितनी शेमलेस है, शर्म नहीं है इस लड़की को। सो अगली, दिखने में भी खूबसूरत नहीं है। एंड सो शेमलेस। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल ने कहा, भोली तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इस तरीके से करोगी तो राइट नाउ रामलाल को लगा कि ये रिश्ता टूट जाएगा, तो इसलिए वो रोक रहे हैं भोली को। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली को डिसग्रेस क्यों करना चाहती हो सबके सामने? डिसग्रेस मतलब बेइज्जत क्यों करना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत तो रख लो सबके सामने। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। आपकी इज्जत की खातिर ही पिताजी, मैं इस इंसान से शादी करने को तैयार हुई थी, जो लंगड़ा भी है और बूढ़ा भी है। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, लेकिन इस तरह का पति जो बहुत ही मतलबी है, ग्रीडी लालची है, कंटेम्प्टिबल मतलब के हेटफुल, मैं अब इसे हेट करती हूँ, राइट? ऐसा हेटफुल, कोवर्ड यानी बुजदिल, मैं अपने हस्बैंड को स्वीकार नहीं कर सकती। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, मैं इसे स्वीकार नहीं करती। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. अब लोग कहने लगे कि ये कितनी बेशरम लड़की है। हमें तो पहले लगता था कि ये बहुत ही हार्मलेस है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, गूंगी गाय है। पर देखो तो आज कैसे बोलने लगी। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। भोली तुरंत ही उस तरफ से देखने लगती है। वायलेंटली मतलब बहुत ही गुस्से से वो उस औरत को देखने लगती है, उस बूढ़ी औरत को जिसने ये अपर सेंटेंस कहा। यस आंटी, यू आर राइट, हाँ आप सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, आप सबको लगता था कि मैं एक गूंगी गाय हूं, जैसा आप कहोगे वैसा मैं कर दूंगी। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, इसी वजह से, मेरे चुप रहने की वजह से आप लोग मुझे ऐसे हार्टलेस क्रीचर के हाथ में सौंप रहे थे, इसके साथ मेरी शादी कर रहे थे। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब जो ये गूंगी गाय है, द स्टैमरिंग फूल, जो पहले हकलाती थी, अब वो बोलने लगी है। नाउ शी स्टार्टेड स्पीकिंग। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, और भी कुछ सुनना है क्या? बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब जो दूल्हा है बिशंबरनाथ, वो ग्रोसरी का काम करने वाला, वो अपनी पार्टी को लेके वो शादी के मंडप से वापस जाने लगता है। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन, जो बैंड बजाने आए थे ना, म्यूजिक बजाने, वो बड़े कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे हो क्या रहा है आखिर। थॉट दिस, उन्होंने देखा कि दूल्हा वापस जा रहा है, तो दिस वॉज द एंड ऑफ सेरेमनी, उनको लगा लगता है शादी की सेरेमनी खत्म हो गई। और उन लोगों ने क्या किया, दे स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, जो शादी के खत्म होने पर गाना बजाना चाहिए, वो गाना बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जो है वो एक जगह जमीन से अकड़ के खड़ा हो गया। रूटेड मतलब वो हिल नहीं पा रहा था, लाइक एक जगह पर फिक्स हो गया ग्राउंड पर। हिज हेड बोड लो, उसने सिर झुका लिया शर्म के मारे। विद द वेट ऑफ ग्रीफ, क्योंकि उसे बहुत ही दुख था, शेम फील कर रहा था, क्योंकि उसकी बेटी का रिश्ता टूट गया था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, जो अग्नि जल रही थी उसकी फ्लेम्स धीरे धीरे बुझने लग गई। एवरीवन वॉज गॉन, सबके सब शादी के मंडप को छोड़ के चले गए। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़कर बोले, बट वॉट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वॉट विल यू डू, वॉट शैल वी डू विथ यू, अब हम तुम्हारा क्या करें? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, फिर सुलेखा ने कैसी आवाज में कहा, बहुत ही शांत स्वर में कहा, स्टेडी वॉइस में कहा। स्टेडी मतलब स्टेबल। डोंट यू वरी, आप मेरी चिंता मत करें पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी। एंड मदर, माँ की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेर आई लर्न सो मच, मैं उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू करूंगी जहां से मैंने इतना सब कुछ सीखा। इजंट दैट राइट मैम, वो फिर अपनी टीचर से पूछती है कि क्या मैं सही बोल रही हूँ। एक्चुअली उसकी शादी अटेंड करने उस स्कूल की मैम भी आई थी, जिन्होंने भोली को इतना सब ट्रेन किया था। नाउ द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, अब तक टीचर जो है वो एक कोने में खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी, वॉचिंग द ड्रामा, पूरे ड्रामा को उन्होंने वॉच किया। फिर वो भोली से कहती है, यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ हाँ तुम हमारे स्कूल में आके पढ़ा सकती हो। शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन।
अब जो टीचर है उनकी आंखों में बहुत हंसी की चमक थी। वो क्यों हंस रही थी? उन्हें बहुत ही डीप सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। किस बात का? लेट्स सी। दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। जब कोई आर्टिस्ट, राइट, एक मास्टरपीस कंप्लीट करता है, एक लाइफ में एक बहुत अच्छा मास्टरपीस जब वो पेंट करके तैयार करता है, तो उसके खत्म होने पर उसकी आंखों में जो सेटिस्फेक्शन दिखाई देता है, वैसा ही सेटिस्फेक्शन भोली की टीचर को फील हो रहा था। कंटेम्पलेटिंग का मतलब है व्यूइंग। तो यहां पर टीचर जो है वो इसलिए स्माइल कर रही थी क्योंकि उसे लगा कि भोली को जैसी शिक्षा मिली और उसकी वजह से उसने आज जो डिसीजन लिया है वो एकदम तारीफे काबिल है, ये देखकर वो बहुत सेटिस्फाइड थी। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे आर्टिस्ट जब अपने मास्टरपीस को कंप्लीट होने पर व्यू करता है और उसे कैसा सेटिस्फेक्शन फील होता है, वैसा ही सेटिस्फेक्शन भोली की टीचर अपने आप में महसूस कर रही थी। The writer of this chapter is K. A. Abbas. So here we come to an end of the story. Thank you.